बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी 5-6 इयर्स के इलेक्ट्रिसिटी यानी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। हमने कंपैरिजन किया, एनालिसिस की और देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस, क्या पैटर्न है पिछले 5 to 6 इयर्स में, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बात की कि भाई इस तरह के सर्किट्स पूछे जा सकते हैं इस साल 2021 में। आज हम बात करेंगे, काउंसिल ने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखने के बाद क्या इंस्ट्रक्शंस टीचर्स को दिए और क्या फीडबैक रहा, कहाँ पर बच्चों ने सबसे ज़्यादा गलतियाँ करी। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पर आएंगे, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला काम होता है वो सर्किट कनेक्ट करके इंस्ट्रूमेंट्स का जो आप यूज़ कर रहे हो, एमीटर, वोल्ट मीटर, उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना। तो बोर्ड का ये ऑब्जर्वेशन था। सो एज पर बोर्ड्स इंस्ट्रक्शन, योर एक्सपेरिमेंट्स, योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स should be arranged between 30th April to between 1st April to 30th April। तो अब ये टाइम है जब आपको इन पॉइंट्स के बारे में बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए। बोर्ड का कहना था कि इनकरेक्ट लीस्ट काउंट्स बच्चों ने नोट किए थे, और फिर जो लेंथ मीटर स्केल से ली थी, एमीटर वोल्ट मीटर से जो रीडिंग्स ली, दे वर रिकॉर्डेड विदाउट यूनिट्स and they were inconsistent with the least count of the instruments। मैंने एक्सपेरिमेंट्स डेमॉन्स्ट्रेट करते समय बहुत डिटेल में इनको डिस्कस किया है, और अभी हम इस पर एक बार फिर शॉर्ट में बात करेंगे, जिससे आप रिवाइज कर सको कि आपको लीस्ट काउंट कैसे लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग रीडिंग कैसे लिखनी है। तो हमें पहली चीज़ क्या सीखनी है? टू फाइंड लीस्ट काउंट। तो चलो अब लीस्ट काउंट सीखते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर का कैसे लेना है। तो ये है हमारा वोल्ट मीटर, और सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो बहुत ध्यान से सभी बच्चे फोकस होकर सुनेंगे। हमें यहाँ पे 2 स्क्रूज दिख रहे हैं कनेक्शन के लिए, एक रेड और एक ब्लैक। नॉर्मली रेड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और ब्लैक निगेटिव टर्मिनल से। सब ध्यान से सुनेंगे। 2 इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्ट मीटर और एमीटर, ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिसे आप सर्किट से कनेक्ट करते समय ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा स्क्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और कौन सा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो ये जो रेड है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और ब्लैक निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अगर अंदर कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, मान लीजिए कि इसमें कुछ डैमेज हुआ और इसको ठीक करते समय अंदर कनेक्शंस उल्टे हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो वायर था वो इस निगेटिव टर्मिनल से अंदर कनेक्ट हो गया और निगेटिव टर्मिनल वाला वायर पॉजिटिव से, तो आपका जो ये, अगर आपको मैं फोकस करूं, आपको जो पॉइंटर दिख रहा है ये पॉइंटर 0 से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा अगर आपने ये स्क्रूज गलत लगा दिए हैं तो। Instead of going on the scale right, the pointer will go left। ये लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा। तो आप समझ जाएंगे कि हमने स्क्रूज को इंटरचेंज कर दिया है। तो आप इन स्क्रूज को वापस से इंटरचेंज करेंगे। जिस टर्मिनल से प्लस लगाया था उस टर्मिनल को निगेटिव में कनेक्ट कर देंगे, और जिस टर्मिनल को सर्किट के निगेटिव से लगाया था उसे प्लस से कनेक्ट कर देंगे, यानी रेड से कनेक्ट कर देंगे। तो आपका ये जो पॉइंटर है वो सही काम करने लगेगा। क्या समझ में आई बात? अगर इंटरचेंज हो जाते हैं ये 2 टर्मिनल्स किसी भी वजह से, और सर्किट का जो एंड पॉजिटिव से कनेक्ट होना है वो एंड निगेटिव से, और जो एंड निगेटिव से कनेक्ट होना है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये जो पॉइंटर है आपका रेड कलर का, ये इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स राइट, धीरा हल्का सा डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा कि लेफ्ट में। कोई बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, बहुत हल्का सा डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा कि पॉइंटर लेफ्ट में चला गया। तो आपको क्या करना है? जिस एंड को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था सर्किट के, उसे निगेटिव से कनेक्ट कर देना खोल कर यहाँ स्क्रू, और जिसको आपने निगेटिव से सर्किट के कनेक्ट किया था उस स्क्रू को, इस स्क्रू को खोलकर उस
वायर को आप उस एंड को सर्किट के पॉजिटिव से, यानी जस्ट इंटरचेंज द वायर्स। एक तो ये बात। अब आते हैं लीस्ट काउंट कैलकुलेशन पर, तो मैं फोकस करती हूँ स्केल पर। अब ध्यान से देखो, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बच्चे डरते हैं, पर कुछ भी नहीं है। एक डिवीजन जितनी वैल्यू पड़ता है वोल्टेज की, वो लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर है। अब देखो 0 से 0.5 वोल्ट, इसकी रेंज देखो पहले तुम। 0 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5, 2, 2.5, 3 वोल्ट, इसकी रेंज 3 वोल्ट है। ठीक, ये भी बता रहा है कि ये वोल्टेज जो पोटेंशियल पड़ेगा वो वोल्ट्स में पड़ेगा। तो 0 से 0.5 के बीच में 10 लाइनें दिख रही हैं। इनको हम ढंग से बोले तो 10 डिवीजन्स। तो आप कैसे लिखोगे 0 से 0.5 के बीच? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमको बेटर समझ में आए। ये आपका 0 लाइन है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th लाइन पर लिखा हुआ है 0.5 वोल्ट। तो आप लिखेंगे कि 10 डिवीजन्स आर इक्विवेलेंट टू 0.5 volts. तो 1 division will be equal to 0.5 upon 10, that is 0.05 volts. तो वोल्ट मीटर का एक डिवीजन 0.05 वोल्ट पड़ता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा सिंपल, जो एक डिवीजन की वैल्यू है, जो एक डिवीजन वोल्ट मीटर का पड़ता है, वही उस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट है। अब आता है सवाल कि भाई रीडिंग कैसे लेंगे। तो हम पॉइंटर को जब हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे और फिर स्विच ऑन करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी दो पॉइंट्स के बीच का है उसके अकॉर्डिंग इसका पॉइंटर शिफ्ट होगा। अब अगर पॉइंटर शिफ्ट होकर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आ जाता है, ये कौन सा पॉइंट है? ये जो पॉइंट है ना, इसको आप काउंट करो तो 10 लाइन्स और फिर 5 मोर लाइन्स। आपका पॉइंटर मान लीजिए कि 15th लाइन पर है। तो सेफ तरीका क्या है वोल्ट मीटर रीडिंग को नोट करने का? पोजीशन ऑफ पॉइंटर अगर 15th लाइन है, ध्यान से मेरे लैंग्वेज को सुनो, पोजीशन ऑफ पॉइंटर इज 15th लाइन। ठीक, आप लाइन काउंट करोगे कि पॉइंटर किस नंबर की लाइन पर लोकेटेड है, 15th लाइन पर। तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ डिविजन्स। 15 डिविजन्स हैं इस समय रीडिंग, और एक डिवीजन की वैल्यू है 0.05। तो 15 डिविजन्स की वैल्यू हो जाएगी 0.75 वोल्ट्स। 0.75 वोल्ट्स। कभी भी वोल्ट मीटर एमीटर पढ़ो तो हमेशा लीस्ट काउंट कैलकुलेट करो, देखो पॉइंटर किस नंबर की लाइन पर है, और फिर उस नंबर ऑफ डिवीज़न को एक डिवीज़न की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप एक एमीटर ले लो, तो एमीटर में भी दो स्क्रूज होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को सेल के पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करना होता है और निगेटिव टर्मिनल को सेल के निगेटिव साइड से कनेक्ट करना होता है। अगर ये इंटरचेंज हो गए हैं किसी वजह से, तो इसमें भी पॉइंटर इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स राइट ऑफ द स्केल, इट विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट। तो आप समझ लो कि आपके ये दोनों टर्मिनल्स इंटरचेंज हो गए हैं और
इस स्क्रू को और इस स्क्रू को खोलकर वायर्स को इधर वाले वायर को सर्किट के इधर कनेक्ट कर दो और जो इधर कनेक्ट किया था उसे इधर कनेक्ट कर दो, तो आपका ये जो पॉइंटर है ये सही काम करने लगेगा। यहाँ पर भी देखो, अगर आप फोकस करो तो 0 से 1 के बीच में कितनी लाइंस दिख रही हैं? 10 लाइंस दिख रही हैं। तो हम कैसे रीड करेंगे? 10 लाइंस इक्वल टू 1 एम्पियर। सो 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 एम्पियर, दैट इज 0.1 एम्पियर। यानी लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर इज 0.1 एम्पियर। इस स्केल का एक छोटा डिवीज़न 0.1 एम्पियर पड़ता है। तो आपकी जितनी भी रीडिंग्स इस स्केल से होंगी वो सब डेसिमल के एक प्लेस तक लिखी जाएंगी। अगर आपकी रीडिंग आ रही है मान लीजिए 1 एम्पियर, देन यू विल राइट 1.0 एम्पियर। तो इसका लीस्ट काउंट भी मैं लिख के आपको बता देती हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न अगर कहीं है तो क्लियर हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि 10 डिवीजन्स आर इक्वल टू 1 एम्पियर। So 1 division is equal to 1 upon 10 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर एमीटर की लीस्ट काउंट हो गई। और अगर आपका रीडिंग लेते समय पॉइंटर इस लाइन पर है तो हम लिटरली काउंट करेंगे कि कितनी लाइंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th डिवीज़न या 8th लाइन पर पॉइंटर है। तो एमीटर की रीडिंग हो जाएगी जिस डिवीज़न की जो डिवीज़न रीडिंग का है 8th इंटू एक डिवीज़न की वैल्यू, दैट इज़ 0.8 एम्पियर। अब हमने रीडिंग ले ली, हमने देखा कि इसके लीस्ट काउंट में डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है और इसके लीस्ट काउंट में डेसिमल के 1 प्लेस तक है। तो जब भी हम वोल्ट मीटर से रीडिंग लेंगे तो रीडिंग को डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखेंगे। अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक नहीं आ रही है रीडिंग तो हम एक 0 बढ़ा देंगे या 2 0 बढ़ा देंगे। जैसे मान लो कि इस वोल्ट मीटर से हमने रीडिंग ली और हमारी रीडिंग आई 5 वोल्ट्स, या 5 वोल्ट तो रेंज ही नहीं है, 2 वोल्ट्स। तो इसमें तो डेसिमल के एक भी प्लेस तक नहीं आ रही है रीडिंग। तो हम जब रीडिंग लिखेंगे तो ये करेक्ट तरीका नहीं है। करेक्ट तरीका क्या है? 2.00 वोल्ट्स। आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है क्योंकि लीस्ट काउंट में डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू है। तो ये सही तरीका है। सिमिलरली अगर आपके एमीटर की रीडिंग आती है मान लीजिए 1 एम्पियर, लेकिन आपके लीस्ट काउंट में एक डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिखी हुई है, तो ये सही तरीका नहीं है करंट लिखने का। करंट हो जाएगा 1.0 एम्पियर। इसे कहते हैं रीडिंग्स बीइंग कंसिस्टेंट विद द लीस्ट काउंट। इसी को बोर्ड ने कहा है कि बच्चों ने रीडिंग जो लिखी वो या तो यूनिट भूल गए और या फिर द रीडिंग्स वर इनकंसिस्टेंट विद द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो योर रीडिंग शुड बी कंसिस्टेंट विद द लीस्ट काउंट। जितने डेसिमल प्लेस तक लीस्ट काउंट है उतने डेसिमल प्लेस तक आपको रीडिंग लिखनी होगी। वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट बेटा 0.75 नहीं है, 0.05 है। तो अगर आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 वोल्ट आ रही है तो आप लिखोगे 2.00 वोल्ट्स। ठीक, ये क्लियर हुआ कि लीस्ट काउंट कैसे लेना है और रीडिंग्स को लीस्ट काउंट के साथ अकॉर्डिंगली कैसे लिखना है। अब अगर एक्सपेरिमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड आता है तो गैल्वेनोमीटर यूज होगा और गैल्वेनोमीटर में आप स्केल तो रखते हैं लेकिन गैल्वेनोमीटर मेजर करने के लिए करंट नहीं यूज किया जाता है, केवल करंट प्रेजेंट है और अगर राइट जा रहा है तो मतलब करंट एक डायरेक्शन में है, पॉइंटर अगर लेफ्ट जा रहा है तो मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट और प्रेजेंस ऑफ करंट को केवल ये रिकॉग्नाइज करता है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का कोई मतलब नहीं होता। आप किसी भी टर्मिनल को किसी भी साइड में सर्किट के कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड ने ग्राफ के बारे में लिखा कि बच्चों ने एक्सिस को प्रॉपरली लेबल नहीं किया था और कई बार एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया था। जो वाई एक्सिस पे प्लॉट करना था उसे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना था उसे वाई पे प्लॉट कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सिस पे
जो भी आप क्वांटिटी प्लॉट कर रहे हो उसका फॉर्मूला और उसकी यूनिट आपको दोनों ही एक्सिस पे लेबल करनी है, और जो एक्स पे प्लॉट करना है उसे ध्यान से एक्स पर ही प्लॉट करिए, एक्सिस इंटरचेंज नहीं करिए। फिर थिक प्लॉट्स यानी ब्लॉब्स, जो पॉइंट आप प्लॉट करते हो ना, वो पॉइंट बहुत फाइन होना चाहिए, वो इतना मोटा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचकर कि थोड़ा सा मोटा कर देंगे तो लाइन पर दिखने लगेगा, नहीं, उसका नंबर तुरंत कट जाएगा। तो आपको पॉइंट बहुत फाइन, और जो आपकी पेंसिल है वो इतनी फाइन हो कि आपकी लाइन बहुत बारीक फाइन खींचनी चाहिए, मोटी लाइन नहीं खींचनी है। सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए, मान लो ये आपके पॉइंट्स इस तरह से हैं, तो जिग जैग लाइन नहीं बनानी है। अगर आपके पॉइंट्स इस तरह से आए तो आप ऑप्शन देखेंगे कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ तो ये मेरा थोड़ा सा लेफ्ट छूटेगा और ये राइट छूटेगा, तो बेस्ट फिट लाइन है। सेम ऑब्जर्वेशन में आप अगर इन दो पॉइंट्स को लेंगे तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एक ही तरफ बिल्कुल अलग छूट गए। अगर आप इन दो पॉइंट्स को लेते हो सिर्फ, तब आप इन तीन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, और इसी को कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। तो ये जिगजैग नहीं बनाना है। बेस्ट फिट लाइन सेलेक्ट करने का तरीका मैंने पिछले क्लास में ऑप्टिक्स वाले बताया है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। मोटा लाइन नहीं बनाना है, मोटा पॉइंट नहीं बनाना है। इसके अलावा आप स्केल सूटेबल चुनिए। सूटेबल स्केल आप सिलेक्ट करोगे तो जो ग्राफ है उसको 60% पेपर कवर करेगा। ठीक, तो स्केल सूटेबल होने का मतलब दो बातें होती हैं। एक कि स्केल कन्वीनियंटली आप रीड कर सको, और दूसरा जितनी बड़ी पॉसिबल हो कि आप सारे प्लॉटेड पॉइंट्स प्लॉट कर सको, सारे ऑब्जर्व पॉइंट प्लॉट कर सको, उतनी अच्छी स्केल, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और वो मैंने हर एक्सपेरिमेंट को डेमॉन्स्ट्रेट करते समय समझाई है। और जो ग्राफ की लाइन खींचो, वो ग्राफ की लाइन पहले पॉइंट ऑब्जर्व्ड या प्लॉटेड पॉइंट और आखिरी ऑब्जर्व्ड और प्लॉटेड पॉइंट को कवर करती पूरी लंबी खींचनी है। कोई भी ऑब्जर्व्ड पॉइंट, लाइन चाहे उससे पास हो रही हो या नहीं, पर लाइन को उससे आगे तक जाना है। जैसे आपके पॉइंट्स ये हैं, मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, तो अब आप देखो कि आपको, अगर आप ये लाइन चुनते हो तो 3 पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स इस तरह छूट गए, लेकिन अब ऑप्शन नहीं, 3 पॉइंट्स 5 में से 3 पॉइंट्स लाइन पे आ रहे हैं, तो 2 एक ही तरफ छूट रहे हैं, लेकिन 3 तो आ रहे हैं ना। तो 5 में से अगर 3 और 6 में से अगर 4 पॉइंट्स लाइन पे आ रहे हैं तो हम उसे बेस्ट फिट लाइन कहेंगे। अब आपने ये बना दिया। अब उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि वो लाइन को, मान लीजिए कि आपका जो छठा पॉइंट था वो यहाँ है, अब वो लाइन पे नहीं पड़ रहा है, तो बच्चे यहीं तक लाइन ले जाते हैं ना। आपको लाइन यहाँ से शुरू करनी है और ये पॉइंट, लाइन सीधी ही खींचनी है, लाइन टेढ़ी नहीं कर देनी है कि इससे गुजार दो, लेकिन ये पॉइंट को क्रॉस करते हुए इस तरह जाए, सीधी जाए, पर ये पॉइंट इस रेंज में आना चाहिए। ठीक, तो एक्सटेंड होनी है लाइन पूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन पे मार्क्स कटते हैं। अगर आप ध्यान से मेरे पॉइंट सुनेंगे, उनको लिखेंगे अपने पास, उनको 2-3 बार देख कर लैब में जाएंगे एग्जाम वाले दिन, तो डेफिनेटली आपके 15 आउट ऑफ 15 होंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल में। क्योंकि थ्योरी में भी मैं ईयर वाइज, टॉपिक वाइज कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए प्रोवाइड कर दूँ कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2021 में हैं, जिससे जो बच्चे अभी तक अच्छी तैयारी नहीं भी किए थे, अभी आपके पास 1 महीने का समय है, आप जुट जाओ मेहनत से और सक्सेस को एंजॉय करो। जून में जो समय खराब किया है उसका प्रायश्चित करने का ये समय है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे।
इसके अलावा जो बोर्ड ने कहा कि स्लोप जब बच्चे कैलकुलेट करते हैं, सूटेबल स्केल के बारे में बात हम कर चुके हैं, स्लोप जब बच्चे कैलकुलेट करते हैं तो जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, वो पॉइंट्स आपको यूज़ नहीं करने। जैसे ये प्लॉटेड पॉइंट्स हैं, प्लॉटेड पॉइंट्स को हम हमेशा सर्कल में राउंड करके रखते हैं, एनसर्कल करके रखते हैं। तो जब आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो आप एक पॉइंट इधर चुनो, एक इधर चुनो, और इन दोनों की हेल्प से स्लोप कैलकुलेट करो। ये वाइडली सेपरेटेड होने चाहिए। इसके अलावा बोर्ड ने कहा कि बच्चे स्लोप की यूनिट नहीं लिखते हैं। उन्हें लगता है स्लोप की कोई यूनिट होती है, बिल्कुल होती है। वाई एक्सिस पे आपने ओम प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे आपने एम्पियर प्लॉट किया, तो ओम अपॉन एम्पियर हो गई ना स्लोप की यूनिट। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक स्लोप कैलकुलेट करवाई जाती है। नॉर्मली बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान नहीं रखते हैं। ये बोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे आफ्टर स्टडीइंग दी परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आई होप कि मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो और एक बोर्ड की शिकायत बहुत थी कि बच्चे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस तक कोई क्वांटिटी कैलकुलेट कराई गई है, बच्चे उसको रैंडमली 3, 4 या कभी कभी 1 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ये बोर्ड का ऑब्जर्वेशन था कि बच्चे इससे मार्क्स बहुत लूज करते हैं। तो अब हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट को लेकर समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपेक्टेड जो मेरे हिसाब से, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज या ओम्स लॉ पर बेस्ड जो सर्किट्स हैं, अगर वो आ जाते हैं आपके एक्सपेरिमेंट में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो रीडिंग ले रहे हो वो सही है या नहीं। बच्चे क्या करते हैं, वो बगल वाले से पूछते हैं तुम्हारी क्या आ रही है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसकी क्या आ रही है, आप सर्किट एनालाइज करना सीख लो। कुछ सेट पैटर्न ही तो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो 2-3 सर्किट एनालाइज करना सीख लो और खुद ही समझ लो कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करेंगे और हम ग्राफ और ऑब्जर्वेशन टेबल को अभी ध्यान से देख लें कि कैसे लिखना है इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट में। अब ये 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 यानी सर्किट वाला क्वेश्चन है, और मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है कि एमीटर वोल्ट मीटर यानी ओम्स लॉ पर बेस्ड कोई क्वेश्चन होना चाहिए। तो 2019 जैसा सर्किट और उसके जैसा क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है इस साल। अब लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर और लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर मैंने कैसे लिखी देखो। ये वो एपरेटस हैं जो मेरे लैब में है। वहाँ पे हमने 0 से और 10 लाइंस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे 0.25 एम्पियर लिखा हुआ है। तो देखो मैंने एमीटर की लीस्ट काउंट कैसे लिखी है। 10 डिवीजन्स की वैल्यू है 0.25, तो 1 डिवीजन की वैल्यू होगी 0.25 अपॉन 10। तो ये मेरे एमीटर की लीस्ट काउंट। इसी तरह से 10 डिवीजन्स मेरे वोल्ट मीटर में 0 से 0 वाली लाइन पे लिखा था 0 और यहाँ लिखा था 0.5। तो 10 डिवीजन्स आर इक्वल टू 0.5 वोल्ट, तो 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन 10, दैट इज 0.05 वोल्ट। तो मेरे एमीटर की लीस्ट काउंट 3 डेसिमल प्लेसेस तक थी और वोल्ट मीटर की 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और आप 19 का पेपर लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है 2019 का पेपर, उसमें रेजिस्टेंसेस निकालने थे और जॉकी की हेल्प से आपको वोल्ट मीटर को 0 से आई थिंक 75 और 100 सेंटीमीटर्स, 75 सेंटीमीटर पर, जॉकी को आपको 75 सेंटीमीटर पे रखना था। और फिर उस सर्किट को आप देखना, वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करना था और एमीटर की रीडिंग को नोट करना था। आपको रेजिस्टेंसेस बदल बदल कर हर बार जॉकी को 75 सेंटीमीटर पर रखकर एबी वायर के एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करना था और फिर ये क्वांटिटी आर कैलकुलेट करनी थी V अपॉन आई। तो जब हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई तो देखो रेजिस्टेंस उसका यूनिट,
एमीटर की रीडिंग उसकी यूनिट, वोल्ट मीटर की रीडिंग उसकी यूनिट, ये जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं V/I उसकी यूनिट। अब देखो 1 ओम, इसमें कोई डेसिमल प्लेस तक नहीं लिखना है, लेकिन जब एमीटर की रीडिंग लिखी तो हमने जब 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था अपनी लैब में, तो एमीटर का जो पॉइंटर था वो 17th लाइन पर था, तो हमने 17th को उसके लीस्ट काउंट से यानी 17 डिवीजन्स को एक डिवीज़न की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो हमें एमीटर की रीडिंग मिली। ये डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिखनी है। अगर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक नहीं आ रही है, जैसे कि इस केस में अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये 0.25 आ जाएगी। तो मैंने नहीं लिखा है 0.25, मैंने लिखा है 0.250। 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है क्योंकि हमारा लीस्ट काउंट 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। सिमिलरली वोल्ट मीटर 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स जिस पर पॉइंटर है 28th लाइन पर पॉइंटर है, तो 28 इंटू लीस्ट काउंट। तो हमें सारी वैल्यूज डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखनी है। जैसे यहाँ देखो हमें 1 वोल्ट की वैल्यू मिल रही है, तो मैंने लिखा है 1.00 यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक। यहाँ 1.4 मिल रही थी, तो यहाँ भी हमने डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखा है, ये ध्यान रखा है। इसको कहते हैं बीइंग कंसिस्टेंट विद द लीस्ट काउंट। ठीक, अब आर कैलकुलेट किया है तो उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कहा था, तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप 1 गो में इस नंबर को पढ़ो तो आप पढ़ोगे 329। जितने नंबर्स को आप 1 गो में पढ़ सकते हो बिना किसी हेल्प के, तो वो एक बहुत ही रफ और फनी सा मेथड है, पर काम करता है ये मेथड कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ लो। अदरवाइज मैंने आपको सिखाया है अगर डेसिमल नंबर है तो नॉन जीरो नंबर के बाद सारे नंबर सिग्निफिकेंट है, वो जीरो हो या कुछ भी। और अगर नॉन डेसिमल नंबर है, डेसिमल नहीं है उसमें, तो पहले नॉन जीरो और आखिरी नॉन जीरो के बीच जो नंबर्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो जानना बहुत ज़रूरी है। इसका तो एक पूरा नंबर चला जाता है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। और फिर कैलकुलेशन की हेडिंग डालकर जो कैलकुलेशन आपसे क्वेश्चन पेपर में करवाया गया हो, जैसे 2019 में उन्होंने इसका एवरेज निकलवाया था, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाएंगे, फिर कैलकुलेशन यहाँ सब ऐड करके लिखा, फिर उसको आंसर में लिखा। और आंसर में उन्होंने कहा था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हम ध्यान रखेंगे कि वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हो। इसके बाद उन्होंने कैलकुलेट कराया था कि जो भी R0 RI एवरेज वैल्यू, उसको आप 75 सेंटीमीटर से डिवाइड करके रेजिस्टेंस पर यूनिट लिखिए। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि ये रीडिंग ओम में है और फिर ये रीडिंग ओम पर सेंटीमीटर में है। जितने डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया है उतने डेसिमल प्लेसेस का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए लिखिए, और फिर रिजल्ट कैसे लिखेंगे। फाइनली रिजल्ट ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले लीस्ट काउंट, उसके बाद पूरा ऑब्जर्वेशन कॉलम्स विद यूनिट टेबल फॉर्म में, उसके बाद कैलकुलेशन शो करेंगे, और फिर रिजल्ट में हमने लिखा कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इतना है और साथ में यूनिट ओम पर सेंटीमीटर इतना, और 4 ओम पर मीटर, इसको मीटर में चेंज कर दें अगर सेंटीमीटर में। तो ये तरीका है ऑब्जर्वेशंस लिखने का। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में ग्राफ कहा गया है, तो पिछले क्लास में हमने सारे ईयर्स के पेपर डिस्कस किए थे और हमने देखा था कि 2018, 16, 14, 11 इन सारे सालों में व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड सर्किट आया था। आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालना था और जॉकी की हेल्प से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना था, और फिर रेजिस्टेंस एज एक्स और लेंथ यहाँ कैलकुलेट करनी थी, और उसके बाद एक क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी y = L अपॉन 100 L। तो पहले हमने रेजिस्टेंस का कॉलम बनाया यूनिट के साथ, फिर L का कॉलम बनाया यूनिट के साथ, फिर 100 - L का, और फिर y L अपॉन 100 - L,
ऊपर भी एल है, नीचे भी एल है, कोई यूनिट नहीं, तो यहाँ यूनिट नहीं लिखी है। जितने भी लेंथ ली है आपने मीटर स्केल से ली है तो डेसिमल के एक प्लेस तक लिखी हुई है। यहाँ पर आप उतने प्लेस तक कैलकुलेट करेंगे जो इंस्ट्रक्शन में है। यहाँ पे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वाई कैलकुलेट कराया था, तो देखो हर रीडिंग 2 प्लेसेस तक कैलकुलेट की हुई है। इसके बाद उन्होंने ग्राफ प्लॉट करवाया था वाई और एक्स के, वाई और एक्स के बीच में, ओम के बीच में। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, और ग्राफ ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है किंक नहीं डालना है, ठीक। और एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट किया था वो यहाँ लिखा है, उसकी यूनिट है 20 डिवीजन्स, स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 1 यूनिट रखा है। तो 20 डिवीज़न आगे बढ़े तो 1 ओम, फिर 20 डिवीजन्स छोटे आगे बढ़े तो 2 ओम, फिर 20 स्मॉल डिवीजन्स आगे बढ़े तो 3 ओम, तो यूनिफॉर्म, ठीक। हमारी जो रीडिंग्स थी वो जितने भी पॉइंट्स थे वो सब प्लॉट हो जाए, इस हिसाब से हमने जितनी बड़ी स्केल ले सकते थे ली थी। इसके बाद जब वाई एक्सिस पे प्लॉट करने चले तो हमने प्लॉट किया था y इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो देखो हमने यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। फिर हमने प्लॉट कैसे करना है ये पिछले क्लास में हमने ऑप्टिक्स वाले केस में ग्राफ को सीखा है। और यहाँ पर हम लिखेंगे स्केल, स्केल को भूलना नहीं है। पॉइंट्स बहुत फाइन रहने हैं, जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। ये लाइन पूरी एक्सटेंडेड एक एंड से दूसरे एंड तक। स्लोप कैलकुलेट किया है तो बड़े बड़े नहीं, दूर दूर 2 पॉइंट्स लिए हैं, उनसे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो x2 और x1 है वो देखो ग्राफ से रीड करके यहाँ लिखा हुआ है, एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ किया है। और ये दोनों पॉइंट्स प्लॉटेड पॉइंट्स में एक भी नहीं है, अलग से 2 पॉइंट्स लिए हैं। और प्लॉट करते समय या रीड करते समय हमको मदद हो, इसके लिए हमने यहाँ पर देखो हमने 20 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 0.50 लिया है वाई एक्सिस पे। देखो वाई एक्सिस पे 20 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 0.50 लिया है। तो अपनी रीडिंग के फैसिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा है कि अगर 20 डिवीजन्स 0.50 है तो इसको मैं फोकस करके दिखाती हूँ। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। मैंने छोटे 20 डिवीजन्स इक्वल टू 0.50 वोल्ट 0.50 एल अपॉन 100 माइनस एल क्वांटिटी को लिया था। तो एक डिवीज़न इक्वल टू 0.5 अपॉन 20 यानी 0.025। तो इस स्केल से हमने समझे कि अगर एक डिवीज़न छोटा सा, ये जो छोटा वाला एक डिवीज़न है, ये जो छोटा वाला एक डिवीज़न है, अगर वाई एक्सिस पर हम एक डिवीज़न आगे बढ़ेंगे तो हम 0.025 यूनिट आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम 4 डिवीज़न आगे बढ़ेंगे इस तरह से 1 2 3 4, तो अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पहुँचे तो हम 0.1 यूनिट आगे बढ़ गए। इससे हमको जब हम रीडिंग्स प्लॉट करते हैं तब भी फ़ायदा होता है। जैसे ये देखो 2 है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि 1 2 3 4 4 छोटे डिवीज़न आगे बढ़े हम, तो हमारी रीडिंग क्या हो गई 2.1। देखो 1 2 3 4। तो इसको अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो अगर आप 4 यूनिट आगे बढ़े, यहाँ पर पहुँचे तो आप 2.1 पर पहुँच गए। फिर 1 2 3 4 यानी अगर आप फिर अगले 4 यूनिट आगे बढ़े तो आप 2.2 पर पहुँच गए। इस तरीके से आप प्लॉट भी कर सके और ग्राफ पे अपनी पॉइंट की रीडिंग्स को, कोऑर्डिनेट्स को रीड भी कर सके। इसके लिए ये एनालिसिस ज़रूरी है कि हमने छोटे स्मॉल 20 डिवीजन्स को 0.50 यूनिट लिया था,
तो हमें ये जानना ज़रूरी है एक कन्वीनियंट ढंग से कि एक डिवीज़न कितना पड़ेगा, और उससे हमने ये पता लगाया कि अगर हम 4 डिवीजन्स आगे बढ़े तो 0.1 बढ़ेंगे, और तब हमारे लिए बहुत आसान था। देखो, अगर मेरा परपेंडिकुलर यहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो ये देखो ये 2 है और ये 2 स्मॉल डिवीजन्स पीछे है, तो हमको पता है कि 4 स्मॉल डिवीजन्स 0.1 रीडिंग यूनिट पड़ता है, तो 2 स्मॉल डिवीजन्स पीछे है, मतलब 0.05 कम 2 से। देखो 0.05 कम होगा 2 से तो 1.95। ये जो मैंने तुमको तरीका बताया है, अगर तुमको ये मुश्किल लगे भी ना तो तुम उसको बार बार सुनो और इसको यहाँ पर बार बार देखो कि क्या हमने स्केल ली थी, कैसे उससे हमने ये पता लगाया कि 4 डिवीज़न का मतलब 0.1 यूनिट y एक्सिस पे, और तब तुमको आसानी से पता चलेगा कि अगर 4 डिवीज़न इक्वल टू 0.1 तो 2 डिवीज़न इक्वल टू 0.05 यूनिट्स। और इससे तुमको प्लॉट करना भी आसान लगेगा और रीड करना ग्राफ से वापस वो भी आसान लगेगा। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स ग्राफ से रिलेटेड समझ में आ गए हैं। ये एक्चुअली तो जब आप शुरू करते हैं अपने क्लास 12th के एक्सपेरिमेंट्स, ये तब पूरा समझने और उसके बाद लैब में प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि हमको सब आता है। आपको अगल बगल से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारी रीडिंग क्या आ रही है, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। तो मैंने ग्राफ, ऑब्जर्वेशन टेबल, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट में कैसे लिखनी है ये भी आपको दिखा दिया है। आपसे हमने डिस्कस किए हैं 6 साल के पेपर ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस के, 6 साल के पेपर इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन के, और उस बेसिस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल या तो आपको एमीटर वोल्टमीटर से रिलेटेड सर्किट मिलेगा या व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सर्किट मिलना चाहिए, और ऑप्टिक्स में आपको यूवी मेथड मिलना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मेथड नॉर्मली आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको यूवी मेथड का कोई क्वेश्चन ऑप्टिक्स में मिलेगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये हमने, आप आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा डेमोन्स्ट्रेटेड है कैसे लिखना है, एवरीथिंग इज देयर। नेक्स्ट क्लास में, जो कि लास्ट क्लास है प्रैक्टिकल के लिए, उसके बाद हम सेमीकंडक्टर पर फोकस कर देंगे। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो पैटर्न है, इस साल सेमीकंडक्टर से कैसे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, वो क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लास्ट क्लास में अगली अपलोड करूँगी उसमें आपको सर्किट एनालाइज करके कैसे ये समझना है कि हमारी रीडिंग सही आ रही है या नहीं।